हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये एसएससी में ही पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कभी ना कभी एसएससी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डेली बेसिस पर 12 to 13 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो उससे पहले और सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। तो देखिए, इस समय जो हमारे एमटीएस के एग्ज़ाम हैं, यानी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और पहले भी यानी कल की क्लास में ही हमने आपको बताया था कि जो हम एग्ज़ाम का एनालिसिस है वो हम इस बार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमको सही से मिल नहीं पाते हैं। और अब तो हम वो कर भी नहीं सकते हैं लीगल तौर पर भी, क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, जैसा कि हमको देखने को मिला था एसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान कि एसएससी ने एक नोटिस जारी की थी कि आप किसी भी तरीके से उन क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से एक फिर नोटिस हमको देखने को मिली है 6 अक्टूबर 2021 को। और इस नोटिस में बताया गया है कि एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट इन एनी फॉर्म ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन होल पार्ट बाई एनी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल और टेकिंग अवे, तो ये पूरी तरीके से एक सीरियस मिसकंडक्ट होगा और डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एग्ज़ाम से उस कैंडिडेट को कर दिया जाएगा जो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को डिस्क्लोजिंग या पब्लिशिंग करने का प्रयास करेगा। तो ये उससे रिलेटेड नोटिस है और इससे लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ लिया जा सकता है यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं। तो इसलिए अपने जो क्वेश्चंस हैं, यानी आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो किन्हीं भी क्वेश्चंस को कहीं पर भी शेयर बिल्कुल भी ना करें। यानी जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए हैं आप कहीं पर उनको शेयर ना करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरी तरीके से एसएससी के द्वारा बैन कर दिया गया है। और अब अभी भी यूट्यूब में डालेंगे तो आपको ज़रूर वीडियोज़ इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, एग्ज़ाम एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, तो आपको उनमें फंसना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो हमारे लिए लीगल भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। और एसएससी खुद ही जो आंसर की है वो एसएससी के द्वारा बाद में जारी ही कर दी जाती है, तो सभी क्वेश्चन वैसे भी हमको पता चल जाते हैं। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पर एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले से भी इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है। तो सबसे निकट कौन सा बैराज या बांध, कुछ भी हो सकता है, तो कौन सा भारत यानी बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट है। तो इसमें नाम आता है फरक्का। फरक्का क्या है, ये बेसिकली एक बैराज है। बाकी जो दिए हुए हैं यानी तिलैया ये एक बांध है, मसानजोर एक बांध है, दुर्गापुर एक बांध है। जो फरक्का है ये एक बैराज है। और बैराज और बांध में क्या अंतर होता है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए, जो बांध होता है उसमें हम क्या करते हैं, बांध बनाकर जल को इकट्ठा किया जाता है, यानी पाछे आपको मिलेगा यहाँ पर रिजर्वायर, यानी पीछे हम जो जल है उसका एकत्रण करते हैं, जल को इकट्ठा करते हैं, फिर उससे हम जो जल विद्युत ऊर्जा है उसका उत्पादन करते हैं, यानी बिजली बनाई जाती है पानी की सहायता से। तो ये काम होता है बांध बनाकर। बाकी जो बैराज होता है, बैराज से हम क्या करते हैं, हम पानी को डाइवर्ट करते हैं, यानी जो जल है एक तरफ से आ रहा है, हम यहाँ पर बैराज में उस जल को रोकते नहीं हैं, बल्कि उसको हम डाइवर्ट करते हैं। कई सारे गेट बैराज में लगे हुए होते हैं, उन्हीं गेट को क्रम से खोला जाता है, तो हम आगे जो जल है उसका नियंत्रण करते हैं। तो इसी प्रकार से ये फरक्का बैराज बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर गंगा नदी आती है और फिर इसके बाद गंगा नदी चली जाती है कहाँ, बांग्लादेश में चली जाती है। तो पानी का यानी उसके गंगा के जो जल है, जल का हम ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, इसलिए हम यहाँ पर ये इस फरक्का बैराज का हमने निर्माण किया है। और उसकी सहायता से ही हम यहाँ पर पानी को डाइवर्ट कर देते हैं और हुगली नदी में पानी को बढ़ा दिया जाता है। कोलकाता की ये नदी है हुगली नदी, और गंगा के पानी को हुगली नदी में बढ़ा दिया जाता है और बाकी पानी आगे बांग्लादेश के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी गंगा आगे फिर चली जाती है और बैराज बनाकर इस जगह से पानी को डाइवर्ट कर लिया जाता है। तो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है फरक्का बैराज, इसको आपको याद रखना है। और बांध और बैराज में भी आप जो डिफरेंस है उसको भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है।
तो भारतीय संविधान की 11वीं सूची में जो शामिल विषय है वो है स्वच्छता और स्वास्थ्य का, यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटेड जो विषय है वो संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। तो यहाँ पर आपको डेट बतानी है। देखिए ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, अगर क्योंकि हमको सभी को पता है आपातकाल कब लगा था भारत में, तो वो लगा था 1975 में। हमको सन याद रहता है बट एग्जैक्ट जो डेट है वो हमको शायद याद ना रहे, इसलिए यहाँ पर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे वही एग्जैक्ट डेट पूछी गई है जिस रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी, तो वो रात थी 25 जून 1975। तो 25 जून 1975 को ही इंदिरा गांधी राष्ट्रपति के पास जाती हैं और आपातकाल लगाने की सिफारिश वहाँ पर करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। तो देखिए डेली बेसिस पर हम आपको बुक्स एंड ऑथर के बारे में बताते हैं, और हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इस समय भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमको पता नहीं है और ना ही हमको एनालिसिस करना है, बट जो इम्पोर्टेंट है यानी जो पुस्तक हैं यानी जो बुक्स हैं वो यहाँ पर एग्जाम्स में पूछी जा रही है। तो इसलिए जो इंडिया विंस फ्रीडम बुक्स है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये बुक लिखी गई है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है। तो ये जो जड़ें होती हैं इनको कहा जाता है अस्तंभ जड़। तो कई प्रकार की जड़ होती हैं, प्राथमिक जड़, तृतीयक जड़, प्रॉप जड़। तो यहाँ पर अस्तंभ जड़ कहा जाता है उस मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से जो जड़ें निकलती हैं। निम्न में किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी। तो देखिए 1605 ईस्वी में राजकुमार सलीम जो आगे चलकर जहांगीर बनता है उसके द्वारा यहाँ पर मुग़ल तख्त पर चढ़ाई का मतलब है मुग़ल शासन में, यानी अगला मुग़ल शासक कौन बना था, राजकुमार सलीम मुग़ल शासक कब बना था, तो ये बना था 1605 ईस्वी में। और जहांगीर का पुत्र है शाहजहां, और जहांगीर किसका पुत्र है, तो जहांगीर अकबर का पुत्र है जिसका बचपन का नाम सलीम हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। देखिए डार्विन वैसे भी एक वैज्ञानिक है लेकिन वो 19वीं सदी के वैज्ञानिक है, बट 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर नाम आता है अर्नेस्ट मेयर का। अर्नेस्ट मेयर को ही 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है, यानी जो बौद्ध आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा हर्मिका। हर्मिका जो शब्द है ये बौद्ध जो स्तूप होते हैं वहाँ से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर हम बात करें गर्भगृह की तो ये आपका नागर शैली से रिलेटेड शब्द है, और जो गोपुरम है ये आपको द्रविड़ शैली के जो भी बने हुए मंदिर होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा गोपुरम। तो ये मंदिर निर्माण की शैलियों से रिलेटेड वर्ड है, चाहे मंडपम हो, गोपुरम हो या गर्भगृह हो। बाकी जो हर्मिका है ये आपका स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है फिर यहाँ पर वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है नवदन्य आंदोलन। तो ये शुरू किया गया था वंदना शिवा के द्वारा। तो वंदना शिवा के द्वारा ये आंदोलन नवदन्य आंदोलन जो वन संरक्षण से रिलेटेड था शुरू किया गया। उसके अलावा जो कई सारे नाम लिखे हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेधा पाटकर का नाम आप जानते होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी मेधा पाटकर ने, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं मेधा पाटकर, और नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड हैं ये मेधा पाटकर। उसके अलावा बाबा आमटे ये भी एक एम्पावरमेंट ऑफ जो लिप्रोसी है, एक रोग होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग से पीड़ितों की सहायता करने के लिए इनको जाना जाता है। बाबा आमटे को उन रोगियों की एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने कई सारे कार्य किए बाबा आमटे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोकारो में इस्पात संयंत्र यानी झारखंड के बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से बनाया गया था। तो देखिए इसमें संयोग था सोवियत संघ का यानी यूएसएसआर, जिसे पहले कहा जाता था, वर्तमान में आप मान सकते हैं रूस को। तो रूसी जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, उसके सहयोग से ही बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना की गई थी
1964 में इसकी स्थापना की गई थी और ये आता है सेल के अंदर, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ही ये सभी जो इस्पात संयंत्र होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसके सहयोग से, सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी जो छुआछूत वाली जो प्रथा है उसको कौन सा समाप्त करता है। तो उससे रिलेटेड हमारे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 रिलेटेड टू अस्पृश्यता। उसके अलावा अन्य जो भी अनुच्छेद दिए हुए हैं वो भी हमारे मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड। जो सोरा है, सोरा का दूसरा नाम क्या होता है, यानी हम ये कह लें कि सोरा को रासायनिक भाषा में फिर क्या कहा जाता है। तो इसमें फिर नाम आता है पोटेशियम नाइट्रेट का, यानी जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है या हम ये कह लें KNO3, इसे ही सोरा कहा जाता है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड, इसका यानी जो सही आंसर होगा वो होगा पोटेशियम नाइट्रेट। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl, और उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। तो NaCl यानी नमक, उसे ही NaCl कहा जाता है। तो ये हमारे टोटल 12 क्वेश्चन है जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी SSC के विभिन्न एग्जामों में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चन यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो 2 नवंबर तक MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके बाद SSC GD के एग्ज़ाम भी यहाँ पर लगा हुआ है आगे, तो इसके लिए भी आप के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सभी सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप इसी तरीके से अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।